देखो लिस्ट में जो मेथड्स हैं, पहला मेथड इसमें या पहला फंक्शन है वो है लेन फंक्शन। ठीक है, लेन, LEN। तो लेन फंक्शन का यूज़ मैंने बताया था, स्ट्रिंग के अंदर भी बताया था कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेन फंक्शन। तो यहाँ पे लेन फंक्शन का क्या यूज़ होता है, सेम वही है जो कि स्ट्रिंग में होता था। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक लिस्ट क्रिएट की L इक्वल टू 1,2,3,4,5 एंड सपोज ये 7। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ लेन फंक्शन, तो सपोज मैं लिखा x इक्वल टू लेन ऑफ L। ठीक है, तो इससे क्या आउटपुट आएगा बताओ। अगर मैं लिखा लेन ऑफ L, तो इससे क्या आउटपुट मिलेगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। व्हाट इज द लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। 6। 6 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ लेंथ क्या होगी बताओ। 6 एलिमेंट्स हैं तो लेंथ कितनी हो गई। सर 6 हम्म? सर ये क्या 6 करते हो घर पे, कुछ सर कुछ भी नहीं पढ़ते हो घर पे। 5 कौन बोल रहा है। 5 कैसे होगी इसकी लेंथ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही तो लेंथ होगी ना इसकी। जो नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उसकी लेंथ होगी, सॉरी, तो क्या होगा 6 होगी उसकी लेंथ। x इक्वल टू लेन ऑफ L, तो लिस्ट L हैज 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो लेंथ ऑफ L विल बी 6। ठीक है, समझ में आया। लेन फंक्शन क्या करता है कि इट गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, तो लोग बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, बता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब जरा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना है जरा इसको। मनोतोष, मुझे बताओ कि जो ये जो लिस्ट है L, वैल्यू 7 है, इसका इंडेक्स क्या होगा इस एलिमेंट का। मनोतोष, ये लिस्ट दी हुई है, मुझे बताना है कि जो एलिमेंट, ये जो वैल्यू है 7, उसका इंडेक्स क्या होगा। हम्म, इंडेक्स क्या होगा उस एलिमेंट का। नीलेश तुम बताओ, इंडेक्स क्या होगा 7 का, जो वैल्यू 7 है उसका इंडेक्स कितना होगा। 5। इंडेक्स 5 होगा, वेरी गुड। क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, तो जी इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो इंडेक्स हो जाएगा उसका 5। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेन फंक्शन। जब भी हमें किसी लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, लेन फंक्शन। ठीक, नाउ एक फंक्शन हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज लिस्ट फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिस्ट फंक्शन। तो पहले तो इसको नोट कर लो कि लिस्ट फंक्शन का काम क्या होता है। लिस्ट फंक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, डिस्क्रिप्शन नोट करो लिस्ट फंक्शन का। ये लिखा हुआ है, देखो, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट it creates an empty list if no argument is passed. If no arguments, if no argument is passed, no argument is passed, comma, and create a list,
and creates a list if a sequence is passed and creates a list if a sequence is passed as an argument and creates a list if a sequence is passed as an argument. ठीक है, नोट कर लिया ये लिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिख लिया सभी ने? डिस्क्रिप्शन नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन नोट करने के बाद अब इसको कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास लिस्ट फंक्शन है और ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक। देखो मैंने लिखा LIST और इसके आगे ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके आगे क्या साइन यूज़ होता है? स्मॉल ब्रैकेट का साइन लगता है, और स्मॉल ब्रैकेट को हम लोग लैंग्वेज के अंदर पैरेंथेसिस ही बोलते हैं। सर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट को क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। जो स्मॉल ब्रैकेट का साइन है उसे क्या बोलेंगे? पैरेंथेसिस बोलेंगे, ठीक। तो अब इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ब्लैंक लिस्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर लिस्ट फंक्शन के अंदर हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं कराया, आर्गूमेंट का मतलब ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो हमें क्या मिलेगा? ब्लैंक आउटपुट मिलेगा, यानी ब्लैंक लिस्ट मिलेगी। बट सपोज अगर मैं इस लिस्ट फंक्शन के अंदर कोई आर्गूमेंट दे दूँ, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन, ठीक। तो अब ये क्या करेगा कि जो पाइथन हमने इसको पास किया है, पाइथन जो पास लिस्ट किया, की स्पेलिंग गलत है। हाँ सही कर रहा हूँ भाई, इतना परेशान क्यों रहते तुम लोग? जब मैं कोई चीज़ पूछता हूँ तब तुम लोग रिप्लाई करते नहीं हो, और जब कोई गलती होती तो तुरंत बोलते हो तुम लोग। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, ठीक है। और मुझे तुम लोग की क्लास से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। पूरी क्लास कभी कोई होमवर्क जमा नहीं करती है, पूरी क्लास से कभी कोई चीज़ पूछो तो भेजना नहीं है, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद भी तुम लोगों का आउटपुट 0 है। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो सब्जेक्ट में, यू कैन अभी भी छोड़ सकते हो, अभी भी कोई बुराई नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, अगर CS लिया है तो पढ़ना पड़ेगा। सबको मैं 0 नंबर देने वाला हूँ होमवर्क में, ध्यान रखना कि सबको 0 नंबर मिलेगा। किसी बच्चे ने एक भी असाइनमेंट सेंड नहीं किया है, ना घर पे पढ़ते हैं, ना कोई काम करना है, कुछ भी नहीं करना है। और मेरा तुम लोग की क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। मैं तो और सामने बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तुम्हारी क्लास में से 0% इंटरेस्ट है, कुछ काम ही नहीं करते तुम लोग, CS लेके बैठ गए हो। ठीक है, अब इसका क्या आउटपुट आएगा देखो जरा। जब मैंने इस पर लिस्ट फंक्शन अप्लाई किया और उसको ब्रैकेट में पास क्या किया है, ब्रैकेट में जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है वो क्या है बताओ जरा। वो किस टाइप का एलिमेंट है? टाइप क्या होगा? पाइथन किस टाइप का होगा? सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो जब मैंने उसको एक स्ट्रिंग पास किया तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा? उससे क्या करेगा? लिस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पहला जो लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? स्मॉल p होगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? स्मॉल y होगा। तीसरा क्या होगा? t होगा, फिर h होगा, फिर o होगा और n होगा। यानी कि लिस्ट फंक्शन क्या करता है कि हम उसको जो आर्गुमेंट पास करते हैं, जो भी वेरिएबल पास कराएंगे, उस वेरिएबल से क्या करेगा? एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस फंक्शन को अप्लाई किया, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी। और उस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो गया? स्मॉल p, सेकेंड एलिमेंट हो गया y, थर्ड इज t, h o n, ठीक है।
तो उसने एक लिस्ट को बना दिया। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिस्ट लिखा और लिस्ट के अंदर अब मैंने इसकी जगह मैंने स्ट्रिंग की जगह हमारे सीक्वेंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग होता है। अच्छा टपल तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, तो अभी नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला लेता हूँ एग्जाम्पल, सपोज मैंने ये लिया, ठीक। तो इससे भी जो लिस्ट बनेगी वो भी क्या होगी, अलग अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि 1 को मैंने सिंगल कोट में लिखा है वो स्ट्रिंग होगा, 2 भी क्या होगा एक स्ट्रिंग होगा, 3 भी एक स्ट्रिंग होगा। यानी कि जब हम उसको स्ट्रिंग पास कराएंगे तो हमें एक लिस्ट बनेगी और लिस्ट के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, स्ट्रिंग से ही आएंगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी आर पासिंग सम वेरिएबल टू अ लिस्ट it will create the list, okay, and if we are not passing anything then it will give the blank list. For example जैसे मैंने अभी ये वाला ये लिखा, तो इसके ब्रैकेट में मैंने कुछ पास नहीं किया तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक लिस्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके ब्रैकेट में कोई सीक्वेंस पास कराता हूँ, सीक्वेंस का मतलब या तो वो स्ट्रिंग हो या वो टपल हो या फिर वो लिस्ट हो, ठीक। तो मैंने अगर सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दिया, अगर स्ट्रिंग ही लिख दिया सपोज, ठीक, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, string, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ लिस्ट फंक्शन, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लिस्ट फंक्शन क्या काम करता है। इट क्रिएट्स द लिस्ट फ्रॉम द वेरिएबल पास्ड, जो हम वेरिएबल पास कराते हैं उससे वो लिस्ट बना देता है, ठीक है। तो ये इसका यूज हो गया लिस्ट फंक्शन का। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास अपेंड फंक्शन। अपेंड जो लिखा हुआ है अपेंड, ठीक। तो अब अपेंड फंक्शन का क्या यूज है बताता हूँ। सपोज मैंने एक लिस्ट लिया, ये ब्लैंक लिस्ट है, ओके। अभी इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ब्लैंक ही आएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अगर ऐड कराना है तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है अपेंड फंक्शन, ठीक। तो अगर मैं लिखता हूँ l.append और ब्रैकेट में सपोज मैंने इसको पास कर दिया 3, ठीक। तो ये क्या करेगा कि जो मैंने 3 इसको दिया है ब्रैकेट के अंदर, वो लिस्ट में उसको अपेंड कर देगा, यानी उसको ऐड कर देगा। जैसे मैं अगर मैंने आउटपुट लिया l, तो देखो मेरे पहले लिस्ट क्या था, ब्लैंक था, लेकिन जब मैंने उस पर अपेंड फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो जो मैंने एलिमेंट उसको पास किया था 3, वो मेरे लिस्ट में क्या हो गया, ऐड हो गया। यानी कि अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, इट एड्स एलिमेंट्स इन द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल सपोज वंस अगेन मैं फिर से लिखता हूँ l.append और ब्रैकेट के अंदर मैंने सपोज 5 लिखा, तो ये क्या करेगा कि जो मेरा 5 है उसको भी लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या आया, 3 आया, फिर मैंने उसके बाद l.append लगाया तो 5, जो मेरा 5 था वो भी उस लिस्ट के अंदर ऐड हो गया, ठीक। सिमिलरली हम अगर अपेंड फंक्शन यूज़ करते जाएंगे तो हमारा लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये ऐड किया था, एक और ऐड करके दिखाता हूँ उसमें, l.append एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ 7, ओके। तो अब ये जैसे मैं ये फंक्शन चलाऊंगा तो क्या होगा, 7 मेरा लिस्ट में अपेंड हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं कि वो अपेंड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा अपेंड हो गया 3,5,7। तो अपेंड फंक्शन का काम सिंपली क्या है कि उसको हम जो भी एलिमेंट पास करेंगे, जो भी एलिमेंट उस वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वो वैल्यू क्या करेगा, लिस्ट में अपेंड कर देगा, ठीक है। आया समझ में। आगे समझ सभी को। Yes, sir. ओके, यस ठीक। सर। हाँ, तो आज हमने ये अपेंड फंक्शन पढ़ लिया लिस्ट का, और लैन और लिस्ट फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, रिवीजन जो UT2 का सिलेबस है, अगर उसमें कोई चीज़ पूछना हो तो मुझे बताओ अभी, क्योंकि ये वाला चैप्टर अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है।
इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लो ले रहा हूँ। अगर रिवीजन से रिलेटेड कोई डाउट है जो तुम लोगों को अगर पूछना है किसी भी चैप्टर में, तो मुझसे पूछ सकते हो अभी। फ्लो ऑफ कंट्रोल में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, लूप समझ में ना आया हो, या इफ एल्स का यूज, इफ एलिफ का यूज समझ में नहीं आया हो, या कोई प्रोग्राम में कोई डाउट हो। सर हाँ एक बार इफ और एलिफ का समझा दो ना। ठीक है, बता देता हूँ। इफ एलिफ कैसे यूज करते हैं बताता हूँ आपको। सपोज मैंने एक प्रोग्राम तुम लोगों को दिया कि एक नंबर एंटर कराना है और चेक करना है कि वो नंबर इफ एलिफ का पूछ रहा है ना, तो 3 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कैलकुलेटर वाला जो प्रोग्राम बनवाया था, तो उसको लेके चलते हैं। कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले तो हमें 2 नंबर एंटर करने पड़ेंगे। एक नंबर हमें ले लिया ए, एक नंबर बी ले लो, बी को भी एंटर करा दो। बी एंटर हो गया। उसके बाद हमें चॉइस एंटर करनी पड़ेगी कि केस बनाने पड़ेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, इस तरह से। मतलब एक मेन्यू बनाना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ऑप्शन 1 जो है वो किस लिए है, एडिशन के लिए है, ठीक। यहाँ प्रिंट भी लिखना पड़ेगा, ठीक। प्रिंट के अंदर आएगा सर, इसकी जरूरत नहीं है, प्रिंट लिखना पड़ेगा। ऑप्शन 1 दैट इज फॉर एडिशन, ठीक। ऐसे और भी ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग, एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन और लेते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। और एक ऑप्शन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये ऑप्शन की वैल्यू चेंज करते हैं, ये 3rd ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 है, और ये हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे हम यूज़र से पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम बोलेंगे प्रिंट एंटर योर चॉइस, ठीक है। चॉइस पूछ लेंगे। चॉइस पूछने के बाद अब केस सेलेक्ट करना है कि मेरा ऑप्शन 1 चलना है कि ऑप्शन 2 चलना है कि ऑप्शन 3 चलना है। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ एंटर योर चॉइस, लेकिन चॉइस को एंटर तो करना है पहले। तो मैं वेरिएबल लेता हूँ x, और x इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ इंट इनपुट। या उसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन कर ही रहे हैं इसको, ठीक। अब x एंटर हो गया। अब कंडीशन लगानी, इफ़ x इक्वल टू 1, ये कंडीशन होगी तो मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो मेरे लिए c इक्वल टू a प्लस बी, ठीक। ये पहला केस बन गया। अब दूसरा केस क्या बनेगा, एलिफ x इक्वल टू 2, तो ये दूसरा केस बन गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, c इक्वल टू a माइनस बी। और लास्ट केस जो होगा वो एल्स होगा। तो एल्स वाले केस में कंडीशन नहीं लगाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू a इंटू बी। तो अब इन तीनों में से कोई एक केस ही तो एग्जीक्यूट होगा, तो जो भी हमारा आएगा वो हम केस चला देंगे। बस सर, हो गया, बनो सर। रिजल्ट इक्वल टू, जो भी केस चलेगा उसके बेस पे हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा, कॉमा सी, ठीक। तो हमने क्या किया कि 2 नंबर एंटर कराए, फिर उसके बाद एक यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करा दिया। एक मेन्यू डिस्प्ले कराया कि पहला ऑप्शन किसके लिए, एडिशन के लिए है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, और तीसरा ऑप्शन किस लिए, मल्टीप्लाई के लिए है। तो अब ये ऑप्शन की वैल्यू हमें यूज़र से एंटर करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू इनपुट एंटर द चॉइस। तो यूज़र क्या करेगा, 1, 2 या 3 में से कोई एक चॉइस एंटर करेगा। तो अगर उसकी चॉइस 1 होगी तो वो क्या करेगा, एडिशन करेगा। अगर उसकी चॉइस 2 होगी तो वो क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। और अगर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई चॉइस नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा।
और वो क्या चला देगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कर देगा। अब यहाँ से जो भी सी की वैल्यू आएगी, क्योंकि इनमें से कोई एक ही केस तो एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बेसिस पे हमें सी मिल जाएगा। या तो ये वाला केस चलेगा, या ये वाला केस चलेगा, या ये वाला केस चलेगा। तो जो भी सी आएगा वो हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसको देखो रन करा के दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसको नाम देता हूँ कैल सी। अब देखो ये पूछ रहा है एंटर ए, तो मैंने एक नंबर एंटर करा दिया 5। पूछ रहा है एंटर बी, तो मैंने एक नंबर एंटर करा दिया 4। अब ये मुझसे मेन्यू आ गया, मेरे पास ऑप्शन आ गए ना, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पूछ रहा है चॉइस एंटर करो, तो मैंने सब वो चॉइस डाल दी इसमें 1। तो ये ऑटोमेटिकली क्या देगा मुझे, एडिशन देगा ना, क्योंकि इफ x इक्वल टू 1, तो कौन सा केस ट्रू हो गया, केस 1। तो केस 1 में हमने क्या किया, एडिशन किया है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू 9। 5 + 4 यानी कितना आ गया, रिजल्ट 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इफ एलिफ का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कई सारे चॉइसेस होते हैं, तो उन चॉइसेस के सिलेक्शन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आया समझ में? Yes. ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स तुम लोग कर लेना, रिवीजन कर लो, कल का टाइम और है, अगर कोई चीज़ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, और घर पे पढ़ाई किया करो तुम लोग। ओके, ठीक है, लीव कर दो क्लास। Thank you, sir. ओके ओके।